नमस्ते। आज हम ईस्ट एशिया मतलब पूर्वी एशिया के 3 खास देशों जापान, चाइना और कोरिया इनकी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि कैसे इन देशों ने रफली 1800s के बाद अपने पुराने तौर तरीके छोड़े और मॉडर्न यानी आधुनिक बनने की तरफ बढ़े। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई इनके रास्ते इतने अलग अलग क्यों रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे चाइना, जो एक इतना बड़ा और पुराना देश है, और जापान, एक छोटा सा आइलैंड देश, दोनों ने मॉडर्नाइजेशन के चैलेंजेस का सामना किया, पर तरीके बिल्कुल अलग थे। और फिर जाहिर है कोरिया का अपना रास्ता भी है। हाँ, अगर शुरुआत देखें तो चाइना काफी समय तक दुनिया से कह सकते हैं आइसोलेटेड सा रहा, मतलब अलग थलग। सही। पर फिर अंदरूनी परेशानियां और वेस्टर्न पावर्स का दबाव वो बढ़ गया। हाँ, वो तो था ही। और बाद में 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लंबा सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध जीता और सत्ता में आई। जबकि जापान का मामला थोड़ा अलग था। कैसे? उन्होंने तेजी से पश्चिम से सीखा पर अपनी ट्रेडिशंस, अपनी परंपराओं को भी काफी हद तक बचाए रखा। ये एक फर्क था। अच्छा। और एक और अहम बात, दोनों ही देशों में लिखने पढ़ने का मतलब रिकॉर्ड रखने का इतिहास बहुत पुराना था। हाँ, ये तो है। चाइना में सिमा क्यान जैसे हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार, तो जापान में भी अपने तरीके से चीजें दर्ज की जाती थीं। बाद में नाइटो कोनन जैसे स्कॉलर्स मतलब विद्वानों ने मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण की जरूरत पर जोर दिया। ज्योग्राफी मतलब भूगोल का भी इसमें रोल रहा होगा, है ना? बिल्कुल। चाइना को देखें तो बहुत बड़ा देश है। येलो रिवर, यंग्स रिवर जैसी बड़ी नदियां हैं। हाँ। आबादी में ज्यादातर हान लोग हैं, पर युगर, हुई, मांचू, टिबेटन जैसे और भी कई इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। और खाने में भी विविधता है। हाँ, कैंटनीज और सेशवान स्टाइल्स तो बहुत ही फेमस है। वहीं जापान वो कई आइलैंड्स का देश है। होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, होकाइदो ये मुख्य है। अच्छा। यहाँ पहाड़ बहुत है और अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप अक्सर आते रहते हैं। ओह। और खाने में चावल और मछली ये मुख्य है। यहाँ के मूल निवासी आइनू लोग थे और बाद में कोरियन लोग भी लाए गए थे काम के लिए। अगर पुराने जापान की बात करें तो एम्परर यानी सम्राट वो क्योटो में थे, पर असली पावर मतलब रियल पावर किसके पास थी? वो थी शोगुन के पास, जो एडो में बैठते थे। एडो यानी आज का टोक्यो। अच्छा, तो शोगुन मतलब सेनापति? हाँ, कह सकते हैं। तोकुगावा शोगुनेट का शासन चला 1603 से 1867 तक। इसमें डाइम्यो यानी बड़े जमींदार और सामुराई योद्धा वर्ग इनका दबदबा था। पर फिर सीन बदला। 1853 में अमेरिका के कॉमोडोर मैथ्यू पेरी आ गए अपने जहाज लेकर। हाँ, ये सुना है। और जापान को ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए दरवाजे खोलने पड़े। उनको डर था कि कहीं उनका हाल चाइना जैसा न हो जाए, जो पश्चिमी ताकतों के आगे मजबूर हो रहा था। अच्छा, तो डर से बदलाव आया? हाँ, काफी हद तक। इसी डर और जरूरत ने 1868 में मेजी रेस्टोरेशन यानी मीजी बहाली को जन्म दिया। एम्परर ने सत्ता वापस ली और टोक्यो राजधानी बन गई। और यहाँ से जापान ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब एकदम तेजी से बदले। हाँ बिल्कुल। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मॉडर्न बनाया गया। कैसे? मतलब पैसा कहाँ से आया? खेती पर टैक्स लगाया, उससे पैसा जुटाया। 1872 में टोक्यो योकोहामा के बीच पहली रेलवे लाइन बनी। अरे वाह। यूरोप से कपड़ा बनाने की मशीनें मंगवाई गईं और मित्सुबिशी, सुमितोमो जैसी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गईं। गजब। पॉपुलेशन भी तो बड़ी होगी। हाँ, पॉपुलेशन भी बढ़ी। 1872 में करीब 35 मिलियन थी, जो 1920 तक 70 मिलियन हो गई, मतलब दुगनी। फैक्ट्रीज में काम बढ़ा होगा फिर। बिल्कुल, फैक्ट्रीज में काम बढ़ा, खासकर महिलाओं का। और दिलचस्प बात यह है कि जापान की पहली मॉडर्न हड़ताल मतलब स्ट्राइक 1886 में महिला मजदूरों ने ही की थी। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ साथ एक और चीज बढ़ी, अग्रेसिव नेशनलिज्म यानी उग्र राष्ट्रवाद। जर्मनी के मॉडल पर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया गया, जिसमें मिलिट्री यानी सेना पर एम्परर का नियंत्रण था। और शायद पोल्यूशन जैसी दिक्कतें भी आई होंगी। हाँ बिल्कुल, नई समस्याएं भी आईं पोल्यूशन जैसी, जिसके खिलाफ तनाका शोजो जैसे लोगों ने 1897 में आवाज उठाई थी। उस समय के थिंकर्स मतलब विचारक क्या सोच रहे थे? उनमें कोई बहस थी? हाँ, बहस तो थी कि भाई पूरी तरह वेस्टर्नाइजेशन अपनाए, पश्चिमीकरण करें, या अपनी ट्रेडिशन, अपनी परंपरा बचाए रखें। फुकुजावा युकिचिन जैसे लोग थे जिन्होंने कहा एशिया को त्यागो, मतलब पश्चिम का रास्ता अपनाओ।
उन्होंने क्यो यूनिवर्सिटी भी शुरू की। लेकिन बाद में शायद ये सोच बदली होगी। हाँ, बाद में लोगों ने वेस्टर्न आइडियाज के साथ जापानीज प्राइड को भी इम्पोर्टेंस दी। पुराने टेक्स्ट जैसे द टेल ऑफ गेंजी भी महत्वपूर्ण माने गए। ठीक है। फिर 1930s और 1940s तक आते आते नेशनलिज्म बहुत ज्यादा हावी हो गया। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 का समय। बिल्कुल। जापान ने चाइना पे हमला किया, फिर अमेरिका के पर्ल हार्बर पर। वर्ल्ड वॉर 2 में हार हुई, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरे। उसके बाद 1945 से 1947 तक अमेरिका का ऑक्यूपेशन रहा, कब्जा रहा। फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। हाँ, नया संविधान आया जिसमें नो वॉर क्लॉज यानी युद्ध न करने की शर्त शामिल थी। और फिर शुरू हुआ जापान का पोस्ट वॉर मिरेकल, जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास का दौर। वाह, कमाल की वापसी। ये कैसे हुआ? मतलब क्या कारण थे? देखो, कई चीजें थीं। मेजी काल की जो नींव थी, फाउंडेशन, वो काम आई। नया संविधान, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, शिक्षा पर जोर और अमेरिका के साथ गठबंधन, अलायंस भी। अच्छा, अब आते हैं चाइना पर। उसका रास्ता तो जैसा आपने शुरू में कहा, काफी अलग और मुश्किलों भरा रहा। हाँ, बिल्कुल। वहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से लाकर चीन में बड़े पैमाने पर ओपियम यानी अफीम बेचना शुरू कर दिया। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा था। इससे चीन की चांदी मतलब सिल्वर ब्रिटेन जाने लगी, इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा और इसी के चलते हुई ओपियम वॉर्स, अफीम युद्ध, जिनमें चीन हार गया। हाँ, और इसी हार ने कंग यू वे और लियांग की चाओ जैसे रिफॉर्मर्स, सुधारकों को सोचने पर मजबूर किया कि भाई चीन को बदलना होगा, मॉडर्न बनना होगा। एक बड़ा बदलाव एग्जामिनेशन सिस्टम का खत्म होना भी था ना, 1905 में। हाँ, बिल्कुल। वो सदियों पुरानी परीक्षा प्रणाली थी जिससे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स चुने जाते थे। उसका खत्म होना एक तरह से पारंपरिक व्यवस्था का अंत था। और फिर 1911 में मंचू साम्राज्य खत्म हुआ और चीन एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र बना। इसके लीडर कौन थे? सबसे बड़े नेता थे सन यात सेन, 1866 से 1925, 1866 से 1925। उन्हें आधुनिक चीन का फाउंडर, संस्थापक माना जाता है। उनकी पार्टी थी ग्वामिदांग। हाँ, सन यात सेन के 3 प्रिंसिपल्स के बारे में सुना है। नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म। बिल्कुल। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद, ये उनकी विचारधारा का आधार थे। फिर 1919 में मे 4th मूवमेंट हुआ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें युवाओं ने साइंस यानी विज्ञान और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जोरदार मांग की। और यहीं से 2 बड़ी ताकतें उभरी, गोमिंदांग और कम्युनिस्ट पार्टी। बिल्कुल। एक तरफ गोमिंडांग, जिसे बाद में चांग काई शेक ने संभाला, और दूसरी तरफ 1921 में बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी। पर इसी बीच जापान ने हमला कर दिया 1937 में। हाँ, जापान ने चीन पर बड़ा हमला किया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 चला। उसके खत्म होने के बाद 1945 से 1949 तक चीन में गोमिंडांग और सीसीपी के बीच भयानक सिविल वॉर, गृह युद्ध चला। और इसमें सीसीपी जीत गई। हाँ, सीसीपी जीती, जिसके नेता थे माओ जेडोंग। 1893 से 1976 माओ ने किसानों, पेजेंट्स को संगठित करने पर बहुत जोर दिया था, जो उनकी जीत का एक बड़ा कारण बना। सीसीपी के राज में फिर कल्चरल रेवोल्यूशन आया 1965 से 1978 तक। माओ ने अपने क्रिटिक्स, आलोचकों को दबाने और ओल्ड कल्चर, पुरानी संस्कृति पर हमला करने के लिए रेड गार्ड्स का इस्तेमाल किया। इससे इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन माओ के बाद बदलाव आया। हाँ, माओ की मृत्यु के बाद 1978 से डेंग शियापिंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार शुरू किए। उन्होंने सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी ना? बिल्कुल, जिसमें फ्री मार्केट्स यानी बाजार को जगह दी गई। हालांकि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और डेमोक्रेसी, जिसे 5th मॉडर्नाइजेशन कहा गया, उसकी मांगों को दबा दिया गया। अच्छा, और अब संक्षेप में कोरिया की भी बात कर लेते हैं। तो ये 1953 के ठीक बाद क्या हुआ? मतलब शुरुआत कैसे की साउथ कोरिया ने? देखिए, युद्ध के बाद ना देश बटा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह, और हालात आप कह सकते हैं बेहद मुश्किल थे। जाहिर है। हाँ, अमेरिका से मदद मिली थोड़ी, जिससे दक्षिण कोरिया ने मॉडर्नाइजेशन की तरफ पहला कदम बढ़ाया। लेकिन वो राजनीतिक अस्थिरता, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो बनी रही। अच्छा। फिर 1961 में एक मिलिट्री लीडर थे, पाक चंग ही।
उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिए और बाद में वो राष्ट्रपति बने। उनके नेतृत्व में खासकर 1960s और 1970s के दशकों में साउथ कोरिया ने बहुत ही तेज मतलब रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की। उनका पूरा जोर था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज पर, मतलब ऐसे उद्योग जो अपना माल बाहर के देशों में बेचने के लिए बनाते थे। ओके, मतलब एक्सपोर्ट पर फोकस। हाँ, क्योंकि देश के अंदर तो खपत कम थी और विदेशी मुद्रा की, फॉरेन एक्सचेंज की बहुत जरूरत थी। सही। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज किस तरह की थी, क्या बनाते थे ये लोग? शुरुआत हुई हल्के उद्योगों से, जैसे टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, मतलब कपड़े वगैरह बनाना। अच्छा, लाइट इंडस्ट्रीज। हाँ, लाइट इंडस्ट्रीज। फिर धीरे धीरे जोर भारी उद्योगों पर गया है, हेवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, केमिकल्स और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसी के साथ साथ गांव के विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए 1970 में सेमाउल उंडोंग नाम का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया। सेमाउल उंडोंग, ये क्या था? ये एक तरह का न्यू विलेज मूवमेंट था। इसका मकसद था गांवों में सड़कें बनाना, बिजली पहुंचाना, बेहतर घर बनाना, मतलब ग्रामीण जीवन को सुधारना। सिर्फ 2 दशकों में इतना बड़ा बदलाव, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। इस तेज तरक्की के पीछे मुख्य कारण क्या रहे होंगे, फैक्टर्स क्या थे? कारण तो कई थे। एक तो वहां पढ़े लिखे और प्रशिक्षित मजदूर थे, मतलब वेल ट्रेन्ड वर्कर्स कह सकते हैं। दूसरा, पाक चंग ही का मजबूत नेतृत्व था। भले वो तानाशाही किस्म का था, पर लीडरशिप काफी स्ट्रांग थी। ओके। फिर शिक्षा का स्तर भी ऊंचा था वहां। और एक और अहम बात, बहुत से कोरियाई लोग विदेश गए, नई स्किल्स सीखी और वापस अपने देश की सेवा के लिए लौटे। देखिए, पाक चंग ही का मानना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले है, मतलब आर्थिक विकास पहले, भले ही इसके लिए लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को कुछ समय के लिए दबाना पड़े। उन्होंने संविधान तक बदल दिया, अपनी ताकत बढ़ाई और इसके खिलाफ फिर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हुए, प्रोटेस्ट हुए। और फिर 1979 में उनकी हत्या कर दी गई। हाँ बिल्कुल, उनका असैसिनेशन हो गया। तो उनके जाने के बाद दक्षिण कोरिया का विकास कैसे आगे बढ़ा? क्या वो रफ्तार बनी रही? हाँ, विकास की रफ्तार कह सकते हैं कुछ हद तक बनी रही, लेकिन रास्ता जरूर बदला। एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आया 1992 में। 1992 क्या हुआ था? तब सालों बाद मिलिट्री रूल खत्म हुआ और किम योंग सैम पहले सिविलियन प्रेसिडेंट यानी गैर सैनिक राष्ट्रपति चुने गए। तो क्या लोकतंत्रीकरण के बाद सब ठीक हो गया, चुनौतियां खत्म? नहीं, चुनौतियां फिर भी आईं। जैसे 1997 में एशिया में एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, एक आर्थिक संकट। हाँ, वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। बिल्कुल, उसने दक्षिण कोरिया को भी बुरी तरह प्रभावित किया। उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से मदद लेनी पड़ी उभरने के लिए। ओके, तो कुल मिला के देखें तो दक्षिण कोरिया का जो मॉडर्नाइजेशन का सफर है, ये तेज आर्थिक तरक्की के साथ साथ राजनीतिक उथल-पुथल, लोकतंत्र के लिए संघर्ष और सामाजिक बदलावों से भरा रहा है। मतलब काफी उतार चढ़ाव वाला रास्ता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम देखें, जापान अपनी शर्तों पर मॉडर्न बना, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को मिलाया, पर एक इंपीरियल पावर, एक साम्राज्यवादी ताकत भी बना। हाँ, वही चाइना का रास्ता कहीं ज्यादा मुश्किल रहा, बाहरी दबाव, सिविल वॉर, अंदरूनी उथल-पुथल। बिल्कुल। और CCP ने इसी इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद के विरोध को अपने आंदोलन का एक बड़ा आधार बनाया था। तो अंत में ये सवाल रह जाता है कि इन तीनों पड़ोसी देशों के मॉडर्नाइजेशन के रास्ते इतने अलग क्यों थे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ज्योग्राफी, अंदरूनी राजनीति, बाहरी दबाव या कल्चर, किसका कितना हाथ था? और क्या इनके अनुभवों से आज की दुनिया या दूसरे देश कोई सबक, कोई लेसन सीख सकते हैं?